अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको आपको ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज के इस खूबसूरत बरकतों भरे दिन पर कुछ अशार अर्ज करना चाहती हूँ। इरशाद। हर खुशी आज तेरे नाम हो जाए, हर खुशी आज तेरे नाम हो जाए, हर गम भी तुझसे दूर हो जाए, मिले तुझे ऐसी बरकत इस ईद पर कि हर दुआ कबूल हो जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। बड़े अच्छे अशार आप सुना रही हैं। तो मुझे भी कुछ अशार याद आ रहे हैं, इरशाद। अर्ज करना चाहता हूँ। बेशक। चांद की रोशनी से सजती है रात, माशाल्लाह। चांद की रोशनी से सजती है रात, दुआओं से सजता है इंसान का साथ। ईद पर मिले सबको मोहब्बत का पैगाम, ईद पर मिले सबको मोहब्बत का पैगाम, रहे सबके दिलों में सिर्फ प्यार ही प्यार। ओह माशाल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबादी सितारे ईद स्पेशल एपिसोड यानी जश्न ईद, सिर्फ और सिर्फ सियासत टीवी पर। जी हाँ, हैदराबादी सितारे एक खास प्रोग्राम है जहां हम मुख्तलिफ फील्ड्स के मेहमानों को बुलाते हैं और वो सितारे यहाँ अपनी कहानी खुद बयान करते हैं। और आज का दिन तो खास है क्योंकि आज है ईद का दिन, खुशियों और मसरत का दिन है। आज हम बात करेंगे ईद की खुशियों की, इसकी रूहानियत की और इस पैगाम की जो ईद हमें देती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईद आखिर हमारे लिए क्या मायने रखती है। बिल्कुल, ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं, सिर्फ शीर खुरमा और बिरयानी का नाम नहीं। ईद एक जज्बा है, शुक्र का, मोहब्बत का और इंसानियत का। ईद का एक और खूबसूरत पहलू है रिश्तेदारों और दोस्त। जी हाँ, ईद पर घर घर जाकर मिलना, मिठाई बनाना और पुरानी यादें ताजा करना, ये तो असली खुशी है। आज के डिजिटल दौर में एक मैसेज भेजना आसान है, लेकिन किसी के घर जाकर मिलना उसका अपना ही एहसास होता है। तो इस ईद पर कोशिश करें कि हम कम से कम एक ऐसे रिश्तेदार या दोस्त के घर जरूर जाए जिनसे काफी वक्त से मुलाकात नहीं हुई। नाजरीन, ईद का सबसे अहम पैगाम है मदद। बिल्कुल, हमारे आसपास कोई जरूरतमंद है तो इस ईद पर इनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। ज़कात, फित्रा या सदका सिर्फ एक फर्ज ही नहीं बल्कि एक इंसानी फर्ज है। अगर हम अपनी खुशियों में से थोड़ा सा हिस्सा किसी और को दे दे तो उनकी ईद भी रोशन हो सकती है। याद रखिए, असली खुशी कुछ लेने में नहीं बल्कि देने में है। आप सबको दिल से ईद मुबारक। हैदराबादी सितारे का ये आज खास एपिसोड लेकर हाजिर है। और आज का ये एपिसोड बेहद खास इसलिए है कि अपने आज के इस एपिसोड में हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में से आपके पसंदीदा सितारों की वो झलकियां आपके सामने पेश करेंगे जो आपको गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे और आपको उनको और भी करीब से जानने में मदद करेंगे। तो नाजरीन, पेश खिदमत है हैदराबादी सितारे का ईद स्पेशल एपिसोड जश्न ईद। आप तो मॉडलिंग की दुनिया से आ गई थी और माशाल्लाह खूबसूरत है, हसीन है, उसके बावजूद भी आपने ये कैरेक्टर क्यों अपनी जान पे डाल लिया, या फिर ये कैरेक्टर करने की वजह क्या रही, बताइए आप। अगेन मुझे बहुत न्यू लगा क्योंकि अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि जितना भी मैंने काम किया उससे पहले बहुत ही स्वीट, और उससे एकदम पहले मैं जो सीरियल कर रही थी उसमें मेरा बहुत ही सुलझा हुआ, इससे पहले जो सीरियल था वो दो चुटकी सिंदूर उसका नाम था, उसमें मेरा कैरेक्टर नेम था जागृति। अच्छा। और ऐसा था कि मतलब भाई बहन है तो भाई बहुत मतलब आउटगोइंग तेज, बहन बहुत फैमिली मम्मी डैडी के साथ रहने वाली, तो मेरा कैरेक्टर बहुत ही स्वीट और सुलझा हुआ था, तो मेरे को बहुत वो निभाने में, वो किरदार निभाने में बहुत मजा आया। अच्छा। पर उसके बाद एकदम बाद जब मेरे को ये ऑफर हुआ तो मेरे को बहुत एक सब मोस्टली मुझे ये इसलिए करना था क्योंकि न्यू था। अच्छा। मैं कभी खुद को नेगेटिव के लिए ऑडिशन ही नहीं की थी,
और जब मेरे को वो लोग बोले कि आप करते क्यों नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगा ये लोग मुझे कैसे बोल रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड वाज डिफरेंट, ऑलवेज फॉर द पॉजिटिव लीड एंड फॉर द मेन लीड। ये लोगों ने बोला आप नेगेटिव के लिए क्यों नहीं ट्राई करते हो, वी सी दैट नॉटीनेस इन योर आईज, वो शरारत हमको दिख रही है आपके फेस में, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, और करके देखो एक बार। अगेन मैं अपने डैडी से आके बात की, मेरे डैडी इज ऑलवेज द पर्सन हु इज गिविंग मी डिसीजंस। मेरे डैडी को आके बोली, डैडी ऐसा नेगेटिव लीड है, कैसा लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ऑडिशन करना नहीं करना। करो ना बेटा, क्यों नहीं करना है, नया करोगे तो ही पता चलेगा कि आपके लिए वो है या नहीं है। तो डैडी बोले मम्मी बोले, तो फिर मैं ऑडिशन की। जैसे ही वो ऑडिशन हुआ अगले दिन मेरे को लॉक कर दिया, दे डिडंट इवन वेट बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर द ऑडिशन। तो मैं बोली ये तो मतलब बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज थी, क्योंकि यूजुअली टाइम लेके आते हैं या बोलते हैं कि आप ऐसे वैसे। अगले दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि वी रियली लाइक्ड योर ऑडिशन और आप लॉक हो चुके हैं। तो फिर मैंने बोला अरे वाह। फिर उसके बाद वो कैरेक्टर बिल्ड करने में भी मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि एक अजीब तरीके के लेंसेस लगाते थे मुझे नेगेटिव दिखाने के लिए, बिल्कुल, और काजल लगाते थे बहुत सारा, बिकॉज दे वांटेड मी टू लुक इविल। और जो वैम्प बोलते हैं आजकल हिंदी सीरियल्स की, तो वो करने में मुझे बहुत मजा आया। वो सीरियल बहुत लोगों ने पसंद भी किया, उसका नाम था कैसे मुझे तुम मिल गए। उसमें मेरा कैरेक्टर नेम था तारा, और मेरा यही काम था जो होता है हीरोइन को सताना। अच्छा। पर लोगों को बहुत पसंद आया था वो सीरियल, और लोग नेगेटिव लीड के बारे में भी बात कर रहे थे, मुझे उसके लिए अवार्ड भी मिला टीवी के इंडस्ट्री में। तो फिर 1 साल तकरीबन वो सीरियल चला, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर बिकॉज टाइमलाइन खत्म हो गई, वो अच्छा एक्सपीरियंस था हम सबके लिए। भैया आप 2 मिनट रुके ना, कोई और भी आने वाला है। मैम ये आपकी ड्रेस, आज आपको यही पहननी है। थैंक यू। ये तो वही लड़की है। बुक्का नवाब के नाम से आपने आगाज़ किया अपने पेज का, या फिर यूँ सोचिए कि भाई आप इंस्टाग्राम पर बुक्का नवाब। तो ये मुझे बताइए खुर्शीद के आपने ये जो नाम सोचा है वो कहाँ पर दिखा, या फिर क्या सोच के आपने ये नाम रखा? देखिए हर शायर जो होता उन्हें चाहता कि अपनी शायरी याद रखना, जो भी उसकी ऑडियंस रहती। ओके। सिंगर भी क्या है, अपना जो सॉन्ग रहता उसकी ऑडियंस याद रखना बोले। वैसे एक कंटेंट क्रिएटर जो अपना नाम बनाना चाह रहा, ऐसा नाम रखता कि उसका नाम याद रखा जाना चाहिए, एक इंडिविजुअलिटी का फैक्टर रहता समझिए। अब आज की तारीख में, क्योंकि हम तो शुरू बहुत पहले करे थे, ये 6-7 साल पहले से शुरू करके फूड ब्लॉगिंग जिसको बोलते हैं आप वो कर रहे थे। आज की तारीख में कम से कम एक 500 फूड ब्लॉगर्स आ गए। काफ़ी लोग क्या है अपने अपने नाम ऐसे रखे हुए हैं, चाहे वो एक्सप्लोर हो चाहे वो हैदराबाद रहो, लेकिन वो मिक्स हो जाता। आपको मेरा नाम याद रह जाता, बुक्का नवाब। मेन रीजन क्या है, ये इसको कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, एक नवाब कैसा भुक्के रह सकते, ये सवाल है, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। क्योंकि नवाबिज क्या है, कई लोगों को क्या है, गरीबों से लेके अमीरों को तक खिलाते सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। दक्कनी उर्दू है, कई को हवरे तू ऐसे इसमें रहती। तो मैं बोला देखो हैदराबाद की हद तक अगर अपन 2 चीज़ों को जोड़ सकते, एक है खाना। अब मैं खाने के लिए क्या हूँ, भूखा हूँ। अच्छा। उसके साथ साथ अपने पास निज़ाम सरकार, क्योंकि डायरेक्ट अपन इज्जत देने के लिए अपन उनका नाम नहीं जोड़ना चाह रहे थे, और अपन है नहीं, तो इसीलिए नवाब एक जो कि जनरल टर्म है, नोबेल को बोलते, तो वो दोनों को मैं जोड़ के भुक्के रखेंगे थोड़ी बोल के था, लेकिन फिर बोला दक्कनी है ना यार, वो लोग रिलेट कर सकते बोल के बुक्का नवाब। तो हैदराबादी पना डालते हुए अपन अपना नाम का आगाज करे ऐसी। अच्छा। रात के सन्नाटे में आंखों में लेके नींद, डरो रहा था जरा पीछे से कहीं गाड़ी उड़ा देंगे बोल के, आंखों में लेके नींद, पेट में लेके भूख, सुबह के 5 बजे में आया मैं आपको ऐसा लजीज अरेबियन ब्रेकफास्ट खिलाने। तो ये बताइए खुर्शीद के ये नाम के असर से आपके फॉलोअर्स में भी इजाफा हुआ होगा, और फिर लोग जिस तरह आपने बताया कि अट्रैक्टिव नाम था, जिसकी वजह से भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं, या फिर इसका माइनस भी हुआ है आपको? कहावत है कि नाम में रखा क्या है, काम में है। जी। तो बेशक काफ़ी लोग हैं, जब मेरे को
जो बुजुर्ग थोड़े एल्डरली जिसको बोलते हैं आप, उन्होंने मिलते थे तो उन लोग क्या है मुस्कुरा लेते थे, अरे ये क्या नाम रख लिए, क्योंकि उनको समझ में आता था। बट आजकल की जनरेशन को क्या है उतना फर्क नहीं पड़ता ये चीज़ों से जी। तो इसीलिए क्या है नाम तो था, यूनिक था, लोग रिकग्निशन जो याद रख लेता है एक इंसान अपने दिमाग में, वो कॉमन बहुत आसानी से हो गया, क्योंकि भुक्का नवाब वेरी यूनिक नेम। लेकिन रही बात फायदे ना फायदे की, कुछ ऐसा दिख के तो नहीं आया मेरे को कि भाई किसी से फायदा हुआ है किसी से नुकसान हुआ। बल्कि किराक खाला क्या वाकई किराक है या सोशल मीडिया के लिए शार्क है? सोशल मीडिया के लिए शार्क है सर। मैं बहुत, आप देखिए मेरे को करीब से, आप साथ में अपन काम करें, मैं एकदम खामोश और अपने में रहने वाली औरत हूँ। पब्लिक को एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था कि एक 50 साल की औरत में उसकी आवाज़, उसका लहजा, उसका जो एक्टिवनेस जो था। तो उस ज़माने में अपने घर में बड़े बुजुर्ग एक रहते थे, बड़े सदस्य, जो ऊंची आवाज़ जो घर मेंटेन करते थे, बच्चों पे चिल्लाना, कुछ भी करना, तो वो ख़त्म हो गया था। बहुत सारे, अब तो जब आंगन होते थे, बड़े बड़े घर होते थे, दैलान, एक तख्त, तो उस जगह पे ये कैरेक्टर वाली औरत बैठी रहती थी किराक। आवाज़ देते बच्चे डर जाते थे, आवाज़ देने से बहुत, देखो अम्मी गुस्सा हो जाते बोलते थे, आवाज़ देते बच्चा बोलता था कि नहीं अम्मी को ये चीज़ पसंद नहीं, ये चीज़ करना है। तो वह कड़कपना था, वो कड़कपना ख़त्म हो गया। तो वो जब कैरेक्टर मेरे में आया, जब मैं कमर में पल्लो टोप के, चोंडा बन के, पान खा के, यार रे बोलते अवाम बोली भाई हमारे दादी आ गए, मरूम हमारे दादी आ गए, कोई बोला कि मरूम हमारे अम्मी आ गए। तो ये पब्लिक की डिमांड पे मेरे को किराक खाला बनना पड़ा। जब मैं अपनी वीडियो प्ले करती थी, मैं बोलती इतनी जोर से चिल्लाती, भाई थोड़ी आवाज़ कम करो। लेकिन मैं आवाज़ कम करके भी अपना कैरेक्टर प्ले करी, लेकिन लोगों को वो स्वाद, वो टेस्ट, वो वाली खाला नहीं मिली, जो हाई पिच वाली खाला है वो खाला नहीं मिली। मैं साड़ी देखिए आप इतनी ऊंची बनती हूँ, इतना बड़ा ब्लाउज पहनती हूँ, चोंडा बनती हूँ और अपने चेहरे पे कोई चीज़ नहीं लगाती हूँ। आज यहाँ पे है कैमरा है, बल्कि थोड़ा नहीं तो मैं अपने चेहरे पे कोई चीज़ नहीं लगाती हूँ, जो ऊपर वाले का नूर है। मैं सोचती हूँ, हमारे अम्मा बोलते हैं मेरे को, वो गलत डायरेक्शन में रूहानी इधर की उधर पास हो गई जैसा दिखता मेरे को, बोलते इधर का इधर, इधर का इधर हो गया, सामान क्या रूहानी बदल गई क्या? क्योंकि मेरा लुक और मेरा लहजा एकदम हैदराबादी, प्योर मुस्लिम कैरेक्टर मेरे में जचता। तो वो कंफ्यूज है कि भाई ये मुस्लिम है या हिंदू है। अभी भी बहुत सारे लोग वो कर लेते कि भाई हिंदू है, मुसलमान, हिंदू, कंफ्यूजन रहता। लेकिन मैं प्योर हिंदू हूँ, रेड्डीज घराने से हूँ। बस मेरा लहजा और मेरा जो गेटअप है, वो प्रेजेंटेशन मुस्लिम कैरेक्टर प्ले करती हूँ, बल्कि वो दिख के आता। दिल से हैदराबादी, दिल से हैदराबादी। मेरे पीढ़ी ना पीढ़ी यहीं की है, हैदराबाद। बिल्कुल, आप प्योरली हैदराबादी हैं, जिसकी वजह से आप ये रोल बहुत बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल सर। अदरवाइज कहीं और के होते तो बहुत मुश्किल होता, नहीं निभा सकते, बहुत मुश्किल, वो लहजा नहीं आता। 2 कैरेक्टर है, किराक खाला क्या रे बोल सकती, प्रिया रेड्डी क्या रे नहीं बोल सकती, कोई एक्सेप्ट नहीं करते। सही बात है, ये बात तो है। ये इसमें मैं क्या रे बोल तो क्या बोल रही रे, बल्कि सामने से आंसर आता। वही किराक खाला पान खा के, पल्लो टोप के, चोंडा बनिए, क्या रे बोलता, क्या है जी अम्मा, क्या है जी दादी, क्या है जी नानी, बोलते। वो एक ऐसी रूहानी है किराक खाला, उसको कोई रिटर्न जवाब ही नहीं है। यूट्यूब में वीडियो बना के डालते थे, तुम्हारे बाबा बैठे हुए डनबोल को पैसे डालने के वास्ते। एक बात है सुनील पाल साहब, आपने टीवी के लिए तो काफ़ी काम किया और आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो देखते हैं आपने फिल्मों की तरफ भी छलांग लगाया, क्योंकि जो आर्टिस्ट का जो एम होता है वो सिल्वर स्क्रीन, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर वो सक्सेस आपको नहीं मिल पाया। इसका रीज़न आप क्या समझते हैं? क्या टीवी के लोगों को वो कामयाबी नहीं मिल पाती? शुरू में हमें बहुत सारी फिल्में मिल रही थी, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में मिल रही थी, जिसमें राकेश रोशन का नाम भी है, सुभाष घई की बैनर की अभी फिल्म का नाम है, फिरोज़ नाडियाड वाला, साजिद नाडियाड वाला, लेकिन उनकी डेट्स हमारे शो से बहुत क्लैश होती थी। अच्छा, मान लीजिए मैंने आज हैदराबाद में आपका शो ले लिया जी, और कल उनकी शूटिंग का डेट दे दिया मैंने, ठीक है। अब उनका क्या होता था, अरे कल नहीं आज ही करना है, वो एक्चुअली फला की डेट आज मिल रही है, आज तो मैं अपना शो तो नहीं छोड़ सकता। उनको मैं जब डेट दिए थी, वो आगे पीछे कर देते डेट, अरे अक्षय की डेट मिल गई, फला की डेट मिल गई, अब तुमको तो आना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मैं तो ऑलरेडी शो लेके, तो उनको हमारे इस प्रोफेशन का पता नहीं कि हमारे ये प्रोफेशन कितना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी रोज़ी रोटी है, आपके लिए तो हम आ रहे हैं, लेकिन वो तो ऐसी बहुत सारी बातें होती थी। इस वजह से फिर वो धीरे धीरे मामला कम होता चला गया।
दूसरी बात ये कि सबसे पहले मुझे प्यार है स्टैंड अप कॉमेडी से, अच्छा, क्योंकि मैं लाफ्टर में आने से पहले भी स्टैंड अप कॉमेडियन था, कोई एक्टर या थिएटर आर्टिस्ट नहीं था, स्टैंड अप कॉमेडी। उसके पहले धमाल नंबर में डीडी मीटर मेरा आता था, धमाल नंबर 1, वो भी स्टेज पर भी मैंने आमिर खान के साथ में लगान का वर्ल्ड टूर किया था, लाफ्टर से पहले ही सोनू निगम के साथ में वर्ल्ड टूर किया, 3 वर्ल्ड टूर कर चुका हूँ मैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के साथ में देश और दुनिया घूम चुका हूँ मैं। शाहरुख खान मुझे स्टेज पे मेरी एंकरिंग करते थे, मुझे बुलाते थे, है ना, उनके साथ मतलब काफ़ी समय गुजरा हमारा। मोरानीज जी कमाल करते थे, सोनू निगम जी मुझे लेकर गए थे, निगम परिवार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। तो ये सब वजह से मेरा स्टैंड अप में रुझान हमेशा से रहा और वो मुझे मेरा प्रिय काम रहा, हंसाना लोगों को, स्टेज पे लाइव करना, कहीं भी जाकर लाइव कर मज़ा आता। तो उस वजह से मैंने उस पर तवज्जो ज़्यादा नहीं दिया, तो थोड़ा कम ज़्यादा काम चलता है। आज भी मेरी बहुत सारी फिल्में बनकर तैयार है, 25-30 तो रिलीज़ है, प्रोग्राम भी बहुत कर चुका हूँ, OTT भी बहुत कुछ कर चुका हूँ। लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, भाई एक तो मेरा डेट संभाल लो, और एक तो क्या आपकी गाली गलौज वाला मैं मामला करूँगा नहीं, क्योंकि ऑडियंस मुझे फैमिली ऑडियंस चाहती है। तो उस वजह से काम बहुत कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन आई एम हैप्पी। ये मेरा स्टैंड अप कॉमेडी के साथ में मैं हैप्पी हूँ। मेरा दोस्त जो KB जानी, आप देखिए इनकी शक्ल आशुतोष राणा से कितनी मिलती जुलती है। कोई और आइटम आपसे सुना जाए जो आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलर आइटम है, हमारे ऑडियंस जो सुनना। हैदराबाद का एक आदमी रो रहा है, दाता से बहुत परेशान हूँ, हाओ अरे हाओ, दाता से बहुत परेशान हूँ भाई। अगर दाता जैसे रखे रहना चाहिए, उनसे परेशानी। अरे उन्हों दाता नहीं, ये दाता से भाई, कल से दाता दुख रहे। अच्छा, तरक्की के लिए रोड़ा चाहिए, मगर रोड़ा नहीं चाहिए, रोड़ा फिर तरक्की तो फिर क्या फ़ायदा। अरे रोड़ा रास्ते भाई, नितिन गडकरी को बोलो रोड़ा बना, रोड़ा करो, रोड़ा तरक्की के लिए रोड़ा लाओ। तो ये हमारे हैदराबाद के जो सारे सितारे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे NT रामाराव जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। इतने प्यारे कि उनका कोई एंटी नहीं था, वो खुद ही अपने NT रामाराव थे, खुद ही एंटी थे। और मैं समझता हूँ कि दुआओं से भरे हैं कलाकार, जैसे कोई भी कलाकार को देख के दिल से दुआ निकलती, चिरंजीवी भव, विजयी भव, या यश की प्राप्ति हो। अच्छा, एक सवाल, मुंबई जब आप आई थी और आपने बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स के साथ भी परफॉर्म किया, लेकिन जो एडिशनल सिंगर्स होते हैं और फिर जो कलाकार, जो फनकार या आर्टिस्ट का शो होता है, उसमें ऐसे सिंगर को किस तरीके से देखा जाता है? उसको भी उतनी इम्पोर्टेंस ही दी जाती है या फिर एक्स्ट्रा सिंगर्स के तौर पे ही आपको काम दिया जाता है? उस बारे में ज़रूर बताएं। बात यह है कि जिनका शो है, सोचिए कि बिग सेलिब्रिटी आर्टिस्ट, जिन लोगों के साथ, एक दो जन के साथ, कुछ जन के साथ मैं परफॉर्म की, डेफिनेटली उनका तो प्रायोरिटी ज़्यादा होता ही है। लेकिन मुझे इस बात का खुशी है कि वो लोग हमें चूज़ करते हैं, मुझे चूज़ करते हैं गाने के लिए, उनके साथ परफॉर्म करने के लिए। तो वो लोग हमें उनके मतलब करने वाले, परफॉर्म करने का समझते हैं, तभी ना बुलाते हैं। इसीलिए ये खुशी की बात है कि हर किसी को तो नहीं बुलाते। सही बात है। हाँ, जिनको वो काबिल समझे उनके साथ परफॉर्म करने का ना तो होता है। बिल्कुल। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक और गीत, एक गाना मुझे याद आ रहा है। ऐसा एक गीत है वो जो मेरे गले के साथ, मतलब वॉइस के साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। क्या बात है, बिल्कुल। वक्त के सितम
सी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज़ें पहचान है, गर याद रहे। एक चीज़, क्योंकि आपका ये जो सफ़र है 50 साल से आप दुनिया भर में अपने कलाम के ज़रिए काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि नाम में ख़ुद पॉपुलर हैं, तो एक चीज़ मुझे जहन में आती है कि आज के माहौल को जब आप देखते हैं कि अदबी कहकशा में नई नस्ल में ये शौक़ और जज्बे का फुक़दान है, इसकी ख़ास वजह आप क्या मानते हैं, इस बारे में? देखिए, ऐसा है, जब हम मुशायरे में आए थे उस ज़माने में, तो सामीन जो होते थे वो भी शेर को समझते थे और उस पर दाद देते थे, और शायर भी पढ़े लिखे होते थे, क्योंकि उर्दू आती थी उस ज़माने में सारी। तो जो उन मुशायरों में बुज़ुर्ग शौरा के साथ मुशायरे पढ़े तो उनकी ज़बान, लहजा ज़बरदस्त, अच्छे शेर कहते थे। तो हमें तो उनके पास बैठने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा, तो वही हमारी परवरिश उसी तरह से हुई। लेकिन मौजूदा दौर में इस तरह के लोगों को माहौल नहीं मिल रहा है। आते तो हैं मुशायरों में, लेकिन उर्दू से ना बुला दें, तो उनका जो स्क्रिप्ट है वो हिंदी होता है ज़्यादातर शौरा का, है ना, तो वो उर्दू नहीं चाहते, हिंदी में लिख के लाते हैं, मुशायरे पढ़ते हैं और फिर ये सब देखते हैं कि कौन क्या पढ़ रहा है, क्या चल रहा है। तो इस तरह का माहौल है। लेकिन न वो सामीन रहे कि अच्छी शायरी पर दाद देने वाले, वो भी बस इस तरह से आते हैं कि मेले का मुशायरा है और उन्हें दाद देनी है, शोर शराब हो रहा। इससे सबसे बड़ा काम यह है कि ये सब सिलसिला तो चल रहा है, इससे उर्दू की खिदमत हो रही है। सही बात, समझ रहे ना, वरना हमारी ज़बान तो एक तरह से कॉलेजों में भी नहीं रही, स्कूलों में नहीं रही। मैं जब मेरठ कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट में पढ़ाता था, मुश्किल से 2-4 बच्चे बीए या एमए के इस तरह से आते थे। फिर बाद में तादाद भी बढ़ी, तो लोगों में वो ज़ौक़ शौक़ रहा नहीं, क्योंकि हमारी जो ये ज़बान है रोज़ी रोटी से जुड़ी हुई नहीं है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो उर्दू हो। तो हम कभी भी कोई इंटरव्यू देने जाएंगे तो वह हमारे सामने अंग्रेज़ी में इंटरव्यू कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी वाला जाए चाहे वो उर्दू वाला जाए। तो ये सारा सबसे बड़ा जो कमी है वो ये है हमारी ज़बान के साथ, चाहे दोनों ज़बानों के साथ, कि अगर उन्हें हम सही तरह से उर्दू हिंदी बोलने वाले को उसी तरह से इंटरव्यू करें तो हमारी ज़बानें फ़रोग़ परवान चढ़ेंगी। मैं अमेरिका, पूरी दुनिया में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ अपने बच्चों को लोग उर्दू भी सिखा रहे हैं, अपनी ज़बानों से मुतारिफ़ करा रहे हैं, और उन्हें उर्दू भी घरों में कुछ दर्स व तर्दीद का सिलसिला रहता। वहाँ मौलाना होते हैं बहुत से मस्जिदों, वो बहुत से घरों में आते हैं, अमेरिका में भी इधर उधर, तो बच्चों को उर्दू भी से रोशनात कराते हैं, पढ़ाते हैं। ये बहुत उधर बहुत खिदमत हो रही है सभी तरफ। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका जो हैदराबाद है, यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अजीम और बड़े शुअरा हुए, और यहाँ अभी भी उर्दू और उस सिलसिले में लोग दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ से 2-3 मैगज़ीन निकलते हैं। आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। जो राइमिंग का ख्याल आपको कहाँ से आया? क्योंकि देखिए, जितने भी फूडीज़ हो या फिर इंस्टाग्राम पे जो भी रील बनाते हैं जी, उनका जो स्टाइल एक जैसा लगता है, लेकिन आपके पास जो राइमिंग की सलाहियत है माशाल्लाह, आपने वैसे जर्नलिज्म भी किया है जी हाँ, और फिर MBA किया है, अब न जाने क्या क्या चीज़ें आप, मौका मिला तो और करती हूँ मैं। तो एजुकेशन में भी बहुत माशाल्लाह आप बहुत आगे हैं, और साथ साथ जब आप इस फील्ड में कदम रखा तो भाई चौबे छक्के ही मार रहे हैं आप। सही है, आप लोग की दुआ है और दुआ चाहिए। तो बेसिकली राइमिंग तो एजुकेशन में सीखे नहीं थे। हाँ। मैं ये सोचती हूँ कि हाउ टू मेक इट कैची, लोगों को याद कैसा होएगा।
ये है मेरा शहर हैदराबाद, जहाँ लोग मिलनसार, गंगा जमुना तहजीब बेशुमार। From Irani chai to biryani's bite, Hyderabad's Ganga Jamuna is always right. राइमिंग का ख्याल आपको कैसे आया? राइमिंग का ख्याल कैसे आया? आई वॉन्टेड टू बी डिफरेंट, कि भाई सब लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये अच्छा था, ये ज़बरदस्त था, ये था, ये वो था, तो मेरे को जो है डिफरेंट बताना था लोगों को कि क्या ऐसी चीज़ करूं जिससे वो कैची हो और लोग याद रखें। जैसे कि मैं कॉलेज के दौर से ही स्टार्ट कर दी थी, नो फियर व्हेन मेहर इज़ हियर, तो ऐसा जो है ना याद हो जाता था, लोगों को भूलते नहीं थे। तो मैं ये देख ली कि चलो भाई इसमें भी अपन वो आजमाएंगे, एंड आई कैन बी डिफरेंट देन अदर्स। आप जो राइमिंग करती हैं जी, उससे आपकी एक अलहदा शिनाख्त हो गई और काइंड ऑफ कई लोग कॉपी करने भी गए उस चीज़ को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मगर बेसिकली आई हैव स्टार्टेड दैट ट्रेंड। बिल्कुल, तो आपको क्रेडिट इसका मिल गया है जी, क्योंकि जब लोग कॉपी करते हैं जी तो हाँ। ओरिजिनल इज ओरिजिनल, बिल्कुल बिल्कुल, महर इज हियर। ट्रू। लेकिन आपने खास तौर पर किशोर कुमार को ही अपनाने की वजह हम क्या माने हैं? रफ़ी साहब बहुत ऊंचे कलाकार थे, क्लासिकल अंदाज थे। मैं रफ़ी साहब को सुनता हूं और किशोर दा को गाता हूं, क्योंकि कई दोस्त मेरे साथी उनका यही कहना है कि मेरी आवाज़ बेस है जी, और मैं उन्हीं को अगर इमिटेट करूं तो शायद कुछ गा वहाँ तक पहुँच सकते वहाँ तक पहुँच सकूँ। पहले वैसे मैं जब शुरू फील्ड में शौक से आया था तो सभी के गीत गाता था, लेकिन किशोर दा की आवाज़ जो मुझे बहुत भाग गई, मैं चाहता हूँ कि अपने आप को उन्हीं की आवाज़ में ढूंढूं। ओके। और एक चीज़ है कि इस शहर के हमारे कई सीनियर आर्टिस्ट हैं, जैसा कि सज्जाद किशोर साहब हैं और अली अब्बास भाई हैं। उन्होंने उस वक्त अपना नाम किया जब किशोर दा जिंदा थे। मैंने किशोर दा की दुनिया से जाने के बाद मैंने उनके गीत अपनाया। आज मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, उनकी दुआ का तलबगार भी हूँ, उनका साथी हूँ कि किशोर मैं जहाँ भी जाता हूँ बोलते हैं कि किशोर कुमार के गाने वाला है। ये मुझे उनकी तरफ से बहुत बड़ा क्रेडिट है। सही बात है। हाँ। अच्छा एहसन भाई, अगर आप याद करते हैं तो पहली मर्तबा आपने किस स्टेज पर कौन सा गीत गुनगुनाया होगा, उस बारे में आप ज़रूर बताएं। फर्स्ट टाइम मेरे किसी कज़न की शादी में था, मेरे दोस्तों ने इसरार पर मैंने गीत गाया था कि बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए। अच्छा। जब उस वक्त हमारे सीनियर कला जो दुनिया में नहीं, विनोद सिंह थे और विजय लक्ष्मी जी थे हमारे साथ, और मैं जब गाया था, जब शुरुआत थी। बिल्कुल। फिर आपको कैसे ख्याल आया, जिस तरह आपने बताया कि आपके दोस्तों की राय पर आपने किशोर कुमार को अडॉप्ट किया, फिर उनकी आवाज़ थोड़ा सा मिलती जुलती है, जो भी आपको बताया होगा, तो किशोर कुमार का वो कौन सा नगमा रहा होगा जिसे आपने पहली मर्तबा दोस्तों के इसरार पर गाया था, वो ज़रूर हमारे नाज़रीन के लिए सुनाएं। जी। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये गीत बहुत ज़िंदगी, हर एक की ज़िंदगी से वाबस्ता है, इसलिए गीत मुझे बहुत पसंद है। जी। लेकिन आपने यही गीत गुनगुनाया होगा क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा भाता है और लोग बहुत ये मुझे पसंद फरमाइश होती, कई प्रोग्राम में मुझे लिस्ट दे देते हैं कि यही गीत आप गाएंगे। ज़िंदगी के सफ़र में गीत है, और दिलाज शायर जो है वो है, और मेरे सपनों की रानी जब रोमांटिक मूड में, ऐसे कई गीत है जो लोग मुझे लिस्ट दे देते हैं, जिसे मैं कोशिश करके उन्हें सुनाता हूँ। चलिए दिलाज शायर हो जाए। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गज़ल है सनम, गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। जो सॉन्ग बेस्ड प्रोग्राम होता है वो आपने किया, राइट, तो उसकी जो जर्नी थी उस बारे में तो आपने बताया, लेकिन जो कॉलर्स होते हैं वो सिर्फ आपका चेहरा देखते हैं, आपसे सवाल कर पड़ते हैं, तो कभी ऐसा मौका आया, क्योंकि आप एज ए एंकर वहाँ पर प्रिपेयर होते हैं, जो उनका सवाल होता है वो जवाब देना पड़ता है, उसके बाद फिर आप सॉन्ग प्ले करते हैं, तो कभी ऐसे कॉलर्स आपको मिले हैं जिसका यहाँ पर आप तस्करा करना चाहेंगे? जी, एक फैमिली थी जो मुझसे बात कर रहे थे, बट
ये प्रोग्राम मैंने BBN में जब मैं शो करती थी उस टाइम की बात है, उस टाइम पे भी मैंने ये सॉन्ग्स का प्रोग्राम किया था। उस टाइम पर एक फैमिली का कॉल आया था, उनकी कोई बहन नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे जो बच्चे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप एक बार जो है ना इनसे प्लीज़ मेरे बच्चों से बात करिए। तो मैं उन लोगों से बात करी, तो वो लोग बोले कि बाजी बड़ी बहन बोल के ऐसा वो लोग मुझसे बात करें, एंड आई लिटरली क्राइड ऑन स्क्रीन। क्या बात। मेरे को सच में रोना आ गया था कि कोई मुझे इतना ज़्यादा पसंद करता, वो लोग मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचते, अपनी बहन बना रहे। वो लोग लिटरली मेरे को बोले कि मनीषा मतलब दीदी आप हमसे एक बार आके मिलना, मैं इस एरिया में रहता हूँ। और कोइंसिडेंस मैं आपको बताऊं कि उस एरिया में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और वही बच्चे ने मेरी गाड़ी ठीक की। क्या बात। ये कोइंसिडेंस है कि उसने दिल से मुझे बहन माना होगा, मैं उसको दिल से, अगर मैं उसको भाई, अगर अपने दिल में मैं ऐसा सोची तो बोलते ना अल्लाह ताला डेफिनेटली मिलाता ही मिलाता, तो मैं मिली हूँ वही बंदे से। क्या बात। बहरहाल आपकी मुराद पूरी हो गई। मुराद पूरी हुई। और उसके साथ साथ और कुछ तो ऐसे कॉलर्स होते हैं कि जो बहुत ज्यादा हमको शॉक में ला देते हैं, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है। हाँ। दे आर लाइक, एक लड़का था मुझे आज भी याद है, उसने कहा था आई लव यू। उसने कहा आई लव यू। तो अब मेरे जो जितने भी बैठे हैं बाहर, जो भाई मेरे बैठे थे, जितने मेरे कोलीग्स, दे वर लाइक अब ये मनीषा क्या करने वाली है। अच्छा। मैं सिर्फ आपको ही नहीं, और जो ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये दुनिया के जितने भी लोग हैं, सब लोग मेरे बहन भाई हैं, उन सबको मैं आई लव यू टू बोलूंगी। तो ही वाज लाइक, ये लोग बोले देखो ये भी दी, मतलब मैं टिट फॉर टैट स्पॉन्टेनियस। लोग मेरे को ये बोलते कि इसके दिमाग में आता कहाँ से, ये सोचती क्यों नहीं है, ये क्यों डायरेक्टली ऐसे बोल देती है। बोली हाँ भाई हो ना तुम भी, तो मेरे, मैं तुम्हारी बहन, तुम मेरे भाई, तुम मुझे आई लव यू बोलो, मैं तुमको आई लव यू टू बोलूंगी, प्रॉब्लम नहीं है मेरे को इसमें। तो ऐसे बहुत ज्यादा चला मेरे साथ। आपने हैदराबादी शोरा का जिक्र किया, तो ज़्यादातर आप हैदराबादी शोरा का कलाम ही गाते थे, तो ज़्यादातर किन शायर का कलाम आपके उन प्रोग्रामों में शामिल होता था, उस बारे में बताएं। वो जो है जानिब भाई, मैं ही देखता था पहले गज़ल, शायर के कलाम मेरे को मिलते थे, लाख लिख के देते थे मेरे को, तो मेरे को अगर वो गज़ल पसंद आती थी तो उसको कंपोजिंग करता था, उनको भी सुनाता था, ये कंपोज करा साहब देखो कैसी है, अरे बहुत अच्छी है खान साहब, ये गाओ, वो चलते थे। तो पाकिस्तानी शोरा के भी गाता था मैं, हिंदुस्तानी शोरा के गाता था। अब जो है हैदराबाद, तो पटना हैदराबाद बिल्कुल, और जो है हर जगह ये चीज़ें गाता था मैं। उसमें मैं जो अलग मेरा वो था कि जो है ये लोग जो हर चीज़ एक ही तरह से गाते थे, मैं अलग गाता था, उसमें पॉपुलर हो गया था। सही बात है। यानी आपकी जो पेशकश थी, चेंजेस आ गए, गज़ल में चेंजेस आ गए थे, इनफरादी पेशकश कह सकते हैं, क्योंकि आपका पेश करने का ढंग थोड़ा सा जुदा गाना था दूसरे आर्टिस्टों से मुकाबले। अब देखो जाने भाई, हीट एंड डस्ट पिक्चर आई थी जी, इंग्लिश पिक्चर, शशि कपूर थे उसमें जी, और जो है जाकिर हुसैन भी थे उसमें, ये इस्माइल मिर्चेंट डायरेक्टर थे इसमें। अच्छा। तो वो बोले थे कि भाई हैदराबाद का ही आर्टिस्ट होना मुझे। हीट एंड डस्ट जो बनाए उन्होंने, ये यहाँ के निज़ाम सरकार के दौर के ज़माने की बनाए थे। तो यहाँ के पूरे आर्टिस्ट को बुला के एक होटल में जो है गाने सुने, वो लोग सुन के मेरे को सेलेक्ट करे। तो मतलब ये हुआ कि आपने फिल्म के लिए भी गाया मैंने, प्लेबैक किया, तो वो गज़ल थी या गाना था? वो क्लासिकल था। अच्छा। काय को तुम राग यानी दरबार का सीन था।
अच्छा। तो वो मेरे को तो बोले कि खान साहब ऐसा है गाना है ये, मैं बोला भैया क्या है वो, कैसा गाना है? मैं बोला मेरे को आप वो बताओ गाने की क्या चीज़ में गाना, क्या बोले सिचुएशन हमको है? कुछ भी नहीं मालूम, सब आप ही कर लेना। अच्छा। कंपोजिंग आपकी, लिखना आपका, सब आपका। अरे मला ये अच्छे डायरेक्टर है भाई। हम बहुत बड़ा डायरेक्टर था इस्माइल मर्चेंट, लंदन में रहते थे। बहरहाल वो सीन जो था दरबारी सीन था, शशि कपूर का, जाकिर हुसैन का, और इंग्लिश हीरोइन थी कोई उसमें। तो वो मेरे को प्रोग्राम दिए थे कि गाना, तो मैं फिर उसके बाद से वहाँ बोले कि कपड़े उतारा। अरे मैं बोला कपड़े क्या उतारा? नहीं नहीं, हम दूसरे कपड़े पहना रहे हैं आपको, आपको स्टेज पे बिठाएंगे हम आपको। अच्छा। हाँ। तो यानी आप पिक्चर में भी है? पिक्चर में भी हूँ। अच्छा। जो शुरुआत हुई वो किस तरह, हमें बताइए, हैदराबादी सुपरस्टार्स। वो शुरुआत मतलब एक्टिंग की शुरुआत मेरे को कहाँ से हुई मालूम है? वो जब देखे अरुण महाशेट्टी उसमें बिग बॉस में गया था, अच्छा। तब मेरे को शौक चढ़ा था कि मैं भी उसकी तरह एक्टिंग करूं। अच्छा। तो मैं पहले पापा को बोला कि लिप सिंकिंग करेंगे, वो बोले लिप सिंकिंग न को एक्टिंग करो। अच्छा। एक्टिंग करो बोले तो फिर एक वीडियो डाले थे उर्दू का। अच्छा। मेरे को उर्दू नहीं आती, इनको बहुत अच्छी आती थी। अच्छा। तो वो बना दिए। फिर उसके बाद फिर होते 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 एक वीडियो डाले, अंबानी की शादी जब हुई थी ना, हाँ। तब हम लोग का वीडियो डाले, तो उसका क्या वायरल हो गई, वो एकदम से क्लिक हो गई वो। अच्छा। हाँ, तो उससे हम लोग का फिर ऐसे ही करते गए, डालते गए वीडियो, डालते गए, फिर आ गए यहाँ तक। अरे वाह, बहुत बहुत दूर तक आ गए आप लोग। हाँ। जी जी, और उससे वो एक्टिंग भी वो हो गई मेरी, अच्छी हो गई दोनों अच्छा, की भी। दोनों की भी। हाँ, दोनों की भी एक्टिंग। तो सबसे ज्यादा वीडियो कौन सा वायरल रहा आप लोगों का? सबसे ज्यादा मतलब अभी हाँ। सबसे ज्यादा बोले तो अंडा रोटी का है। अच्छा। हाँ। उसके अंदर मैं अम्मी से पूछता अंडा रोटी बनाया, डेली अंडा रोटी बनाते रहते, ऐसा बोलता हूँ अजी अम्मी आज नाश्ते में क्या बनाया, उन लोग बोलते हैं अंडा रोटी। मैं बोलता हूँ क्या जी अम्मी हर रोज वेज बनाते हैं, अंडा रोटी कुछ तो भी स्पेशल बना बोले तो पापा बोलते मेरा भेजा खाता। मैं बोलता अम्मी डेली खा रहे, सो बस नहीं है जो मेरे को खाओ बोल रहे। फिर सीधा एक तकिया आता मेरे मुंह पे पड़ता। हाँ। फिर मैं यूँ जाके सीधा बोल देते मैं खा लेता अंडा रोटी, बोले तो मैं भी चले जाता हूँ। अम्मी अजी अम्मी क्या आज नाश्ते में क्या बना है? अंडा रोटी। आज अम्मा हर रोज वेज बना रहे, अंडा रोटी कुछ तो भी स्पेशल बनाओ। मेरा भेजा खाता। अम्मी डेली खा रहे, सो बस नहीं है जो मेरे को खाओ बोल रहे। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। अभी हमें ये ज़रूर बताएं कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को इस इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी उनको वो मुकाम नहीं मिल पाता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो आपने सही बोला है। मैंने भी देखा है कि लड़कियों को एटलीस्ट वो अगर खूबसूरत है और अगर टैलेंटेड है और टैलेंटेड ना भी है मगर जिसकी हाइट, पर्सनालिटी और कॉम्प्लेक्शन वगैरह फेयर एंड ऑल है तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं इंडस्ट्री में जिनको अभी भी एक्टिंग नहीं आती बट दे आर वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस। सो बहुत बुरा लगता है क्योंकि लड़कों को बहुत मेहनत करना पड़ता है एंड कुछ लड़कों को तो लिटरली पैसा लगाना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है खुद का मूवी, खुद का टैलेंट दिखाने के लिए, तभी भी जाकर ऑफर्स नहीं आते हैं उनको। तो बहुत मुझे लगता है मतलब बहुत बेचारे लगते हैं लड़के जो इतना मेहनत करने पर भी उनको अपॉर्चुनिटी ईजिली मिलती नहीं है। सो इट्स वेरी अनफेयर आई फील अबाउट देम। नहीं, लेकिन एक चीज़ मुझे जहन में आती है कि वो है सोशल प्लेटफॉर्म्स, OTT हो गया। हाँ। जिसमें सीरीज़ बन रहे हैं। हाँ। उसमें शायद हो सकता है ऐसे लोगों को काम मिल जाए। आप क्या समझती हैं? हाँ, वही हो रहा है आजकल। कुछ प्लेटफॉर्म्स आए हैं जैसे कुकू टीवी आया है, तो वैसे कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं
जिसमें थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जा रहा है, जो नए लोगों को भी, लड़कों को भी टैलेंट के बेसिस पे देखकर अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, तो वो तो हो रहा है। लेकिन प्रीति, एक चीज़ मेरे जहन में आती है कि भाई जो भी लड़का हो या लड़की, एक आप सीज़न कर लेते हैं, यानी एक सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, सेकंड सीज़न का कोई भरोसा नहीं होता, फिर नया टैलेंट उभर के आता है, फिर इसका नाम ख़त्म हो जाता है। हाँ। ऐसे में आप अपने नाम को किस तरह बरकरार रख सकते हैं, कि फिर अपने आप को किस तरीके से इस इंडस्ट्री में अपने आप को मनवा सकते हैं, उस बारे में ज़रूर बताएं। या मुझे लगता है कि हमको टाइम पर अपडेटेड और अपग्रेडेड होना ज़रूरी होता है। कि अभी एक लुक में आए हैं, सपोज़ मेरी बात मान लो, लड़की या लड़का दोनों की बात, आज मैं इस लुक में दिख रही हूँ और इसमें मेरा समझो कि काम ख़त्म हो गया है मेरा भी, अगर मान लो अगर 3-4 साल बाद मेरा नहीं है, तो आई थिंक आई शुड कम इन अ डिफरेंट लुक अगेन। लुक्स चेंज कर सकते हो या फिर कुछ एक कैरेक्टर चेंज कर सकते हो, तो हार नहीं मानना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए कि प्रेजेंट ट्रेंड क्या चाहती है, किस तरह का, मतलब मे बी आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, थोड़ा वर्कआउट कर लिया, थोड़ा सा बॉडी मेंटेन कर लिया, थोड़ा डाइट मेंटेन कर लिया, सो अपने आप को चेंज करके वापस आना चाहिए, मुझे लगता है। और आर्टिस्ट की खासियत तो यही है ना कि एक ही तरह का रहने से तो नहीं होगा, वी हैव टू कीप चेंजिंग आवरसेल्फ, ताकि हम वापस आगे आगे बढ़ते रहें। तो ये चीज़ करना चाहिए हमको, अपग्रेडेड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। कौन सा ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो लोग आपको बहुत ज़्यादा देते हैं? लोग मेरे नेचर को लेकर कॉम्प्लीमेंट बहुत देते हैं, तो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, काइंड हूँ, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट आता है मेरी जेन्युइनिटी पे। मैं बहुत जेन्युइन हूँ और मुँहफट हूँ, जो भी है मैं सीधा, मतलब मुँहफट यानी ऐसा नहीं कि बदतमीज़ी वाला मुँहफट, बट नहीं, बिल्कुल मैं मन में रखती नहीं हूँ चीज़ें, बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ। जो भी बात आप मुझे पूछोगे 5 मिनट में मैं सारे जो भी ये बता दूंगी। मुझे ऐसे छिपा के रखना, एक अलग पर्सनालिटी घर पे रखना और बाहर निकलते एक अलग पर्सनालिटी नहीं। मैं घर पे भी वैसी हूँ, बाहर पर भी वैसी हूँ, हर एक के साथ कोई क्लोज होता है मेरे से, दोस्त बनता है, मैं वैसी हूँ। तो मेरी इस बात पे कॉम्प्लीमेंट बहुत मिला है, एंड इस चीज़ को लेकर लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। ओके। और यही वजह है कि आपको कहीं कहीं नुकसान भी हुआ है, नुकसान आपकी हुआ सच्चाई है। से सच्चाई से नुकसान भी होता है, बट फिर भी हम उस चीज को लेकर हम बदलते नहीं है ना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। आप तो सच्चे रहना चाहिए, है ना? रहना चाहिए, बिल्कुल, सवाल ही नहीं है। एक जिंदगी, अब झूठ बोलकर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, एक दिन पता तो चलेगा ही। सच्चाई का पता अपने आप चल जाता है ना, कोशिश उसको छुपाने की कोशिश करनी होती है, लेकिन दिखाने की कोशिश की जरूरत नहीं होती, अपने आप पता चल जाता है कौन क्या है। सही बात है। जिस तरह आपने बदलाव की बात की, तो अभी आजकल 1 मिनट का ज़माना है, 1 मिनट में सारी चीज़ें लोग देखना चाहते हैं। अगर हम पिछले दौर को देखते हैं तो लंबे लंबे वीडियोस बनाए जाते थे और उस तरह का कंटेंट होता था। तो अभी बिल्कुल चेंज आया है, बदलाव आया है। तो अब मुझे ये बताइए ज़ुबैर साहब कि 1 मिनट में हम सारी चीज़ें किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं और सारी चीज़ें एक साथ हम 1 मिनट में किस तरीके से बता पाएंगे, उस बारे में बताइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। क्योंकि आप जब कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, 1 मिलियन आपके जब जो है फॉलोअर्स हो गए हैं, तो दूसरे लोग जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है या फिर यूट्यूबर है, उनको भी कुछ मौका मिले, आपसे भी कुछ सीखने का मौका मिले। देखो, जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप अपनी तरह नहीं सोचो, व्यूअर के हिसाब से सोचो कि अगर मैं व्यूअर होता तो मुझे 10 सेकंड में क्या देखना पसंद है। फिर 10 सेकंड का वो लिख दो कि 10 सेकंड में मैं इंट्रोडक्शन, वीडियो का इंट्रोडक्शन, अगर आपका 5 लाइन का है इंट्रोडक्शन तो उसके में 2 लाइन कर दो। फिर बॉडी आता है, मतलब हुक हो गया आपका जो ऑडियंस को कैप्चर करेगा। फिर बॉडी आता है, अगर बॉडी आपका 10 लाइन की स्क्रिप्ट है, देखो कि अच्छा अभी मैं व्यूअर के हिसाब से अगर देखूंगा तो मैं कितना देखूंगा। 10 लाइन की स्क्रिप्ट है, वो 5 या 3 लाइन की कर दो। और आउटरो जो है एंड वीडियो का, अगर वो 3-4 लाइन की है, उसको देखो व्यूअर के हिसाब से कि अगर मैं व्यूअर होता तो ये बहुत लंबा हो जाता, बोरिंग हो जाता। फिर 5 लाइन की अगर एग्जिट है तो 2 लाइन की कर दो। उस हिसाब से
वीडियो बनाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म वीडियो 1 मिनट में बन जाएगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हो सक रहा है, देन यू कैन डू 2 पार्ट्स, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, उस हिसाब से कर सकते हैं। Inky, Inky, Pinky, Ponky, Daddy, Daddy bought a donkey. Inky, Inky, Pinky, Ponky, Daddy, Daddy bought a donkey. नहीं, जब आपने जिक्र किया कि भाई इंस्टाग्राम पे वो चीज़ें हैं जो आप देख पाते हैं कि भाई कौन से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, उनकी एज लिमिट क्या है, तो वही जहन में रखकर आप चीज़ों को तैयार करते हैं ताकि आपको हिट पे हिट मिल रहा है। नहीं, देखिए जानी भाई, इसके पीछे जो जिस चीज़ के पीछे आप जाएंगे वो चीज़ हमेशा आपसे भागती रहेगी। मैं कभी इसलिए शेयर नहीं कहता कि मुझे हिट करना है या मुझे अपने दिल की बात कहनी है, और वो बात कहनी है जो सबको पसंद आए। और तीसरा एक पहलू उसमें वो हो मेरी शायरी में कि मैं वो बात कहूँ जो उससे पहले ना कही गई हो, बस सिर्फ ये टारगेट रहता है। मैं ऐसा शेर, वो चरबा, जैसे मेरा एक शेर है कि औरों की बात छोड़िए, औरों की बात छोड़िए, अपना नहीं किया हमने किसी के शेर का चरबा नहीं किया। आप रिपीटेशन से बचिए, ये सोचिए कि ये बात तो कह दी गई है किसी और लफ्ज़ों के इस्तेमाल के बाद, ये ख़याल को पेश कर दिया गया है, तो बचिए उसमें। अगर कोई नया एंगल निकालते हैं आप तो उस पर बात करिए। नहीं, लेकिन आदिल रशीद साहब देखिए, हर आदमी यही चाहता है कि भाई कुछ नया कर दिखाएं, कंटेंट नया हो तो 100% उसको लोग फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक्स आते हैं और फिर वो हिट हो जाता है। नहीं, एक बात मैं आपकी रोक कर कहता हूँ। अच्छा चलिए, मेरा अपना एक नज़्म है, अभी वक्त नहीं है, मैं आपको कभी लंबी नज़्म है तो मैं एक जुमले में बात बताता हूँ। वो नज़्में याद भी नहीं होती है, शेर तो याद है, ये भी मसला। मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। मुझे ये बताइए कि अगर मेरे 4 मिलियन व्यूज़ हो जाएं, मेरे अक्सर मिलियंस व्यूज़ होते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ जानी साहब, मैं उससे मुझे क्या हासिल हो जाएगा? व्यूज़ कहाँ बिकेंगे, लाइक कहाँ बिकेंगे, कमेंट कहाँ बिकेंगे? एक कप चाय नहीं मिल सकती उन लाइक व्यूज़ और कमेंट से। आप समझे ना? ये लाइक व्यूज़ कमेंट के पीछे भागना छोड़ दे पब्लिक। आप वो कहिए जो दुनिया को पसंद आ रहा है, आप वो कहिए जो दुनिया को ज़रूरत है। ये लाइक व्यूज़ कमेंट के चक्कर में आधी दुनिया नंगी हो गई है जनाब, आधी दुनिया। अब आपने बहुत अच्छी जगह पर बात पहुंचा दी है, जांघें दिखा रही हैं ख़वातीन, समझे नहीं? और ये जो देख रहे हैं ना, जो लड़कियों के जो मिलियन व्यूअर्स हैं, तो मेरी एक कथा है, उसमें एक मिसरा है, समझे नहीं? सुनाइए। खतरनाक है वो। जी मुशायरे में पढ़ूंगा, मुझे इस वक्त पूरा याद नहीं है। वो ये है कि मेरा एक मिसरा है, कथा है, उसका आखिरी मिसरा है कि बदन पसंद हैं सारे, सुखन पसंद नहीं। ये कच्चा बादाम पर कमर हिलाने वाली 4 मिलियन हैं हमारे, माजरत के साथ कह रहा हूँ, प्यारी शायरी करने वाले नौजवान लड़के, मर्द। मैं यहाँ लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ। लड़कियों के व्यूअर्स ऐसे ही बढ़ते हैं। मैंने एक ऐसी अजराह मजाक 4 मिसरे कहे थे। एक दिन एक लड़के ने मुझसे पूछ लिया, लड़की के फॉलोवर जल्दी होते हैं? एक दिन उसका दर्द था कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी पोइट्री कर रहे हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। अरे लड़कियों के एकदम बढ़ जाते हैं। और सवाल तो उसका था, लेकिन मैंने उसको देखिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, और उसको मैंने बनाया है शायरी। इसको शायरी कहिए या ना कहिए, लेकिन मैसेज है। एक दिन एक लड़के ने मुझसे पूछ लिया, लड़की के फॉलोवर जल्दी होते हैं? मैंने उसे समझाया, दिल मत छोटा कर, थोड़े बहुत सब मर्दी ठरकी होते हैं। मतलब आप अब इससे इस दर्द का अंदाज़ा लगाइए कि कितने अच्छे नौजवान लड़के हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो भी इंस्टाग्राम पर आ गए हैं, उनके फॉलोवर क्यों नहीं बढ़ते हैं? ये ख़वातीन के कमर लचकाने के ऊपर कितने फॉलोवर हो जाते हैं? जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, बात ऐसी न लिखो लिख के मिटानी पड़ जाए। बहुत अच्छा बाबा। केस नंबर 15 जी, जो आपकी टॉलीवुड की मूवी थी,
वो किस तरह आपको ऑफर हुई? फिर आपने तो खैर आप बता दिया कि बॉलीवुड में एंट्री किस तरह होती है, या फिर वो जो आपको मिली है वो किस तरह? फिर एक तो आप मुंबई से हैं, राइट, फिर ये है तेलुगु नगरी, यानी आपको तेलुगु आना भी मस्ट है। तो वो किस तरीके से आपने मैनेज किया, उस बारे में बताएं। बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि हिंदी से आके डायरेक्टली तेलुगु बोलना वो मेरे लिए आसान नहीं था। पहले दिन स्क्रिप्ट दी गई तो मैं तो हिल गई थी, मैंने कहा नहीं ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, एक लाइन भी मुझसे बोली नहीं जा रही थी। अच्छा। क्योंकि केस नंबर 15 के पहले मैंने जग में माया भी की थी। अच्छा। हाँ, और जग में माया से मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मुझे बच्चों को कैसे ऐसे बिठा के टिंग्लिश बोलते हैं जिसको लैंग्वेज में सिखाया कि ऐसे तेलुगु बोलते हैं, ऐसे टूटे टूटे फूटे तरीके से मुझे ऐसे ABCD ऐसे सीखते हैं। अच्छा, ओके। उस हिसाब से मुझे सिखाया गया कि देखो ऐसे तेलुगु बोलते हैं। फिर एक तेलुगु ट्यूटर रखा गया। अच्छा। जैसे आपको सिखाते हैं, तो वो लोग मेरे साथ हुआ करते थे और उनके साथ मैंने कड़ी मेहनत से 1 महीने में थोड़ा बहुत तेलुगु हाँ ना बोलना या जो भी है, यस नो बोलना या अंतर की नमस्कारम बोलना। अच्छा। या फिर एल्ला उनारू बोलना ये सब मैंने सीख लिया उनसे। अच्छा। तो वैसे करते 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 मैं थोड़ा सा सीखने लगी तेलुगु। నీ పేరు ఏంటి? ఆనంద్. ఓకే. కొత్తగా దిగారా? అవునండి. కొత్తగా పెళ్లి అయిందా? डायरेक्टर कहते चिल्लाते थे, कहते हैं तेलुगु में बात करो। तुम्हें अगर तेलुगु सीखनी है, तुम्हें तेलुगु में टूटी फूटी ही सही तुम्हें बात करनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं बोल पाओगे तो तुम डायलॉग कैसे बोल पाओगे? काफ़ी बार लोगों ने मजाक भी उड़ाया मेरे तेलुगु का क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था। सही है। मुझे बोलने नहीं आता था, वो मेरी मदर टंग तो है नहीं, मेरी मदर टंग इज़ हिंदी, तो वो मैं कैसे बोल पाती। तो इस हिसाब से फिर मैंने सेट पे काफ़ी कुछ लर्न किया और फिर सीख ली पूरी तेलुगु। लाइक जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, तब से आपकी हंसी रुकी नहीं रही है। तो कोई ऐसा कोई हादसा आपके साथ हुआ है, हंसी जब आप जो हंस रहे हैं बारहा? हंसी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा। ये हंसी की वजह से मैं 2 बार मार खा चुका हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरे को बचपन से क्या है, मेरे को हंसी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा। चाहे अगर सामने कोई रोते भी रहो, अगर मेरे को हंसी आ गई तो मैं अपना हंस लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे मेरे साथ 1-2 वाक़ये तो बहुत खतरनाक हुए सो है। ऐसा तो आप ज़रा हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। वाक़या ये हुआ था, हम लोग बचपन में जब छोटे थे तो गली में एक चिच्चा थे, उनके घर में था अल्फा लोड़ियों का झाड़, शहदूत, जाम वाम। तो जब भी स्कूल से हम लोग जाते थे तो उन्हें बुला के सबको जाम, मतलब हमको नहीं, सबको बस्ती के बच्चों को देते थे। वो बेचारों का इंतकाल हो गया था, तो इंतकाल हुआ इतवार के दिन, और हम जब इंटर में थे दोस्तों के साथ इतवार के दिन ओशन पर जाने का प्रोग्राम चल रहा था। तो घर में वालदा बोले कि भाई जाओ, बस्ती के थे बचपन से, तुम उतने जाम माल फलो खाए, एक बार आखिरी सूरत देख लो उनकी वजह। हम गए, अब पूरे रो रहे, अब जाहिर सी बात है इंतकाल हुआ तो रोएंगे सब जने। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को भी दुख हुआ, भाई हम भी बचपन से देखे तो चिच्चा आप गायब हो गए खिड़की में। हम नहीं दिखते। अंदर जाके देखे तो क्या है, आखिरी सूरत दिखाए तो उनका जरा मुँह ऐसा खुला था, वो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब गलती उनके घर वालों की भी थी, मुंह बंद करना था, बोला मुंह नहीं बंद करे। अब मेरी गलती क्या है, मेरे को हंसी आई तो अब मैं चारों कंट्रोल करना दूंगा। बेटा पुलिस वाला है। हाँ। अब पुलिस वाला पहले से किराक बस्ती में सब जने डरते उनके, ऐसे मुच्छी उच्छी टाइट है, हमें इंटर के लौंडे दुबले पतले। अब उठा के मार दिया ना बहरी मारे। भाई मेरा देख के क्या सो, मेरी हंसी को देख के 8 जन हंसना चालू कर दिए, उनको 2 जनों को लाता मार दिया। फिर मैं क्या सो उनको चिच्चा को देखा, फिर हंसी आ रही, पीठ में घुसे मार के आकर बाहर। तो जैसा मैं बाहर आया मेरे दोस्त मेरे को देख के भाग गए। अरे नहीं मोहता में क्या रोते आने का, हंसते हुए कहीं को आ रहा, पागल अगर हो गए हंसराज हो गए। उन लोग के पीछे मैं भाग रहा हूँ, इन्हें मेरे पीछे भाग। वो एक तजुर्बा बहुत खतरनाक था, जब से थोड़ा कंट्रोल करा था। फिर और एक वाकया हुआ था मेरे साथ, उसके 4-5 साल के बाद हमारे दोस्त के वालिद साहब की शुगर कुछ बढ़ गई, तो एक हॉस्पिटल में मैं मिजाज पुरशी करने के लिए गया था। उनसे मैं बातें कर रहा हूँ, कैसी है तबीयत अंकल, वो बाजू से एक अलग आवाज़ आ रही। आप देखे होंगे ICU के अंदर पर्दे रहते। जी बिल्कुल। अब पर्दों के पीछे पेशेंट, फिर पर्दों के पीछे पेशेंट, ऐसा रहते। मैं इनसे पूछ रहा हूँ अंकल कैसी है आपकी तबीयत, ऐसा पूछने जा रहा वजह से एक अलग साउंड में रो रहे हो, रो रही हंस रही, समझ में नहीं आ रहा। अब मेरे को बेचैन नहीं, आखिर उन्होंने रो रही हंस रही,
फिर मैं इनसे बात करा, अंकल कैसी है शुगर, कैसी है, फिर ऐसा रो रहे हो, जैसा पर्दा हटा के देखे तो मेरे को मसला अलग दिखा। अब मेरे को हंसी बर्दाश्त नहीं हुई। देखो अब मेरी हंसी को देखते ड्यूटी डॉक्टर हंसना चालू कर दिया, नर्स हंसना चालू कर दिए, बड़ा डॉक्टर आके हम लोग का घर, वो लोग है कौन, ओल्ड सिटी के जो पेशेंट है। हाँ। अब मैं नेबर से तो कोशिश जगह के हूँ। अरे ला, हाँ हाँ, उन्होंने देखे भौड़ के खींच के भरी मार दे मेरे फिर वो चिच्चा को, फिर वही चल रहा मसला मेरे को। अब वो चिच्चा को क्या कर रहे थे मैं पब्लिक के सामने बोलने लगता हूँ, लेकिन मेरे आंखों से देखा था मैं। सही है। अब वहां से धक्के मार के दवाखाने में से बाहर निकाले, वो एक जगह मेरे को थोड़ा, अभी बहुत सारे बाकी प्रोग्राम खत्म हो जाता, लेकिन ये हंसी बहुत कमजोरी है। बिल्कुल साहब, सही नहीं है। आदाब, कैसे हो तुम? बस आपकी दुआ और प्यार है। म्यूजिक से जुड़ना या फिर म्यूजिक डायरेक्शन में आना, ये इत्तेफाक था या फिर सोचा समझा मंसूबा था आपका? नहीं, वैसे सोचा समझा तो नहीं था, एक तरह से इत्तेफाक ही है। मगर हर चीज़ के लिए अब जब बचपन में हम तो नहीं ले सकते डिसीजन अपने करियर के बारे में, तो बचपन में तबला सीखने के लिए मैं वो टाइम पे मैं एक्चुअली पैदा हुआ था कलकत्ता में। अच्छा। कलकत्ता से बाद में मतलब 11-12 साल की उम्र में यहाँ पे आ गए थे हैदराबाद। ओके। तो जब मैं 7 साल का था तो हमारे मतलब वालिद फादर उन्होंने मुझे तबला सीखने के लिए वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। वहाँ से शुरुआत हुई मेरी। ओके। म्यूज़िक के साथ जो मतलब जुड़ना हुआ। अच्छा। वैसे मुझे तबला में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। अब वो मुझे मतलब जैसा स्कूल में भेजते हैं वैसा जाके, अब वो बोलते हैं संडे के दिन जाना, और नींद में जाता था मैं। अच्छा। मैं बच्चा था, उतना मतलब इम्पोर्टेंस मालूम नहीं पड़ा था। मगर 10 साल की उम्र में हमारे फादर गुजर गए। अच्छा। उसके बाद पता नहीं था, उसके बाद मेरे जो भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं, वो उन्होंने एक छोटा सा ऐसा मतलब इससे भी बहुत छोटा, मेरे ख्याल से इतना था वो। अच्छा। इतना था वो, एक छोटा सा कैसियो जैसा एक इंस्ट्रूमेंट ला के दिए थे। उस ज़माने में तो अपने को कुछ इम्पोर्टेड शॉप्स में मिलता था वो, बिल्कुल, तो ला के देते वो ऐसा मतलब बजाने का इंस्ट्रूमेंट है। बस पता नहीं वो इंस्ट्रूमेंट से इतना लगाव हो गया मेरा। वहाँ से जो शुरू हुआ मेरा म्यूज़िक के साथ, जो और यकीन मानिए मुझे वो टाइम पे मेरा कुछ 11-12 साल का की उम्र में कम से कम दिन में 14 घंटे, मतलब 14, 15, 16 पता नहीं। अच्छा। मुझे मम्मी कभी सोने के लिए बुलाते थे, मैं सोता था, देखता था वो सो गए, चलो फिर उठो जाओ फिर। अच्छा। तो ऐसा कुछ मुझे मतलब एक अटैचमेंट हो गया। मैं शायद फादर नहीं थे मेरे साथ, तो शायद कुछ ऐसा कुछ मतलब खाली खाली लग रहा था मुझे वो टाइम पे। ये म्यूज़िक के साथ मेरा जो जुड़ गया है, बस अभी पता नहीं है, अभी 45 साल हो गए। क्या बात है। गुलाबी का जो रिकॉर्डिंग हुआ। अच्छा देविका, ये जो गाना का सिलेक्शन था, ये खुद आपने क्रिएट किया था या आप जैसा आपके जहन में था कि भाई ये गाऊंगी तो मुझे टॉप 12 में चुना जाएगा और मुझे गोल्ड मेडल दिया जाएगा? सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में जो भी मेरे गुरु थे, जो भी मेंटोर्स थे, उन्होंने मुझे ये सॉन्ग सिलेक्शंस के लिए ये गाना मुझे दिया, उन्होंने प्रिपेयर करने के लिए। ओके। तो मैंने इसे प्रिपेयर किया और फिर मैंने स्टेज पर गाया। बड़ों ने आपको ये राय नहीं दी थी कि भाई ये गाना गाएं तो बेहतर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ। ओके। तो वहीं से आपको ये गाना दिया गया और फिर आपने बखूबी इस गा कर लोगों को और जजेस को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है ना? जी, यही बात है। अच्छा, जब हम आगे देखते हैं तो देखिए धीरे धीरे अलग अलग वे में, अलग अलग अंदाज में एपिसोड्स आते गए, तो अलग अलग आपका तजुर्बा रहा, आपका एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे ज़्यादा जो एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, उस बारे में ज़रूर बताएं। वैसे तो मुझे पूरे सीज़न में बहुत मज़ा आया,
लेकिन 2-3 मोमेंट्स मेरे साथ कुछ ऐसे हुए जो मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। अच्छा। एक फादर स्पेशल था उसमें। अच्छा। तो उस एपिसोड में मैंने दिलबरो सॉन्ग गाया था। अच्छा। जिसमें मेरे पापा भी इमोशनल हो गए थे, तो वो भी मोमेंट बहुत ही इमोशनल और ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। लिटिल चैम्प के पिता गोविंद शर्मा जी, पिता ने कृष्ण की तरह सारथी बन के बेटी का साथ दिया और बेटी ने 11 साल की उम्र में महारथी का दर्जा हासिल किया। तो पहले हम सुनेंगे फादर्स स्पेशल जो एपिसोड था उसका दिलबरो। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत। मेरी बेटियां मेरा गुरूर। एक और रोशन स्पेशल में राजेश रोशन जी और राकेश रोशन जी गेस्ट आए थे। अच्छा। जिसमें मैंने निगाहें मिलाने को जी चाहता है इसे गाया था। देविका, आपने जिक्र किया रोशन साहब का जो एपिसोड था वो भी आपके लिए यादगार रहा। वैसे आपने जो खवाली निगाहें मिलाने को जी चाहता है, रोशन साहब की जो कंपोजिशन थी उसको आपने गाया, लेकिन आपको समय या वक्त बहुत कम मिला था। उसके बावजूद भी आपने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया और जजेस का दिल जीता। वो थोड़ा सा हमें ज़रूर बताएं। जी अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे ये गाना प्रिपेयर करने में बहुत ही कम समय मिला, लेकिन फिर भी मैंने प्रिपेयर किया और परफॉर्म किया। जब मैंने परफॉर्म किया था सारे जूरी मेंबर्स और सारे जजेस और गेस्ट भी स्टेज पर आ गए थे। तो राकेश रोशन जी और राजेश रोशन जी ने भी बोला कि जब ये गाना बन रहा था उस समय, तब इसकी रिहर्सल में ही 1 महीने लग रहे थे। ये गाना मंझ रहा था। तो अच्छा। उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि तुमने इतने कम समय में इस गाने को बहुत अच्छे से निभाया। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है। क्या बात। लेकिन जो एक्टिंग के गुण थे वो ना मसखत में आप कुछ कर पाए या कुछ भी नहीं, बस आप जिंदगी की भाग दौड़ में लगे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये जो ड्रामा या फिर सोशल मीडिया, वो किस तरह आप जुड़े, उस बारे में बताएं। जी, तो मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ कि बड़ा स्टेज पे ठहरने का शौक़ था, तो कई बार अनाउंसमेंट करने लगे। मस्कत के कुछ प्रोग्राम्स होते थे जिसमें हैदराबादी फनकार थे, नाम ले सकता हूँ तो मुख्तसर थे, दौलत राम थे। इनको हमने शेरेटन मस्कत में स्पॉन्सर करवाया अपनी कंपनी की तरफ से जी, और इनको एयरपोर्ट से ले आए और यानी कि आप ऑर्गेनाइजिंग टीम में शामिल हो गए। टीम में शामिल था, वन ऑफ द मेंबर जी। बिल्कुल। इस तरीके से हमको शौक़ उठा। फिर वहाँ से बढ़ने के बाद ज़िंदगी की, जैसे आपने फरमाया कि गाड़ी में लग गए रोजगार कमाने के चक्कर में। हर नौजवान जाता था, नौजवान थे जब, वैसे आज भी नौजवान ही है। नहीं बिल्कुल, तो सवाल ही नहीं है। माशाल्लाह लग गए जिंदगी की गाड़ी में। अब रहा कि चलो भाई, जब कमा के सब कुछ करके वापस आ गए, बच्चों को बाहर भिजा दिया, अब हम क्या करते। चलो भाई, मैं इसको ऐसा ले रहा हूँ एज ए एक्सरसाइज। स्टेज पे जाना हमारी उम्र के लोगों के लिए एज ए एक्सरसाइज है। मैं तो हर हमारी उम्र के लोगों को कहता हूँ कि उठिए, चलिए, कुछ कीजिए, भले वो स्टेज हो या दुनिया का कोई और स्टेज हो, ड्रामा स्टेज हो या गेम का स्टेज हो, लेकिन उठिए, ये बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, तो बहरहाल रिटायरमेंट के बाद फिर आपका जो एक्टिंग के गुण थे, या फिर यूँ कहिए कि एक्टिंग का जो कीड़ा था। जी जी, सही फरमाया आपने। हर इंसान में एक्टिंग का कीड़ा होता है। बिल्कुल। मैंने देखा है, आप में भी बहुत बड़ा कीड़ा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम आगे बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि रिटायरमेंट के बाद फिर से आपको ख्याल आया कि भाई मेरे पास जो सलाहियत है, प्ले के ज़रिए हो या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए हो, वो लोगों तक पहुंचा जाए। तो फिर आपने प्ले का रुख किया, ड्रामे से जुड़े। तो सबसे पहले आपने जो ड्रामा किया
क्योंकि आपका एक प्ले मैंने देखा था, दूल्हे चिचा का जो रोल आपने बखूबी निभाया, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। बंधन को आएगा लोट पोट को आया माँ, ऐसे टिकट पानी में लोट पोट को आया माँ। तालियों की गड़गड़ाहट में वो वाकई बहुत जबरदस्त था माशाल्लाह। तो मैं इसका सहरा हमारी गुरु माँ हैं जी, मोहतरमा रफ़िया सुल्ताना साहबा, उनको देना चाहता हूँ। जब मैं उनके पास हाजिर हुआ फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने बताया कि राशिद साहब आप में अच्छा खासा टैलेंट है, कुछ मुझसे स्किट करवाए वो सामने। अच्छा। और बोले आपके लिए मैं खुसूसी ड्रामा लिखूंगी। अच्छा। जिसका नाम दूल्हे चिच्चा दिया गया। यानी उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, भरोसा किया, क्योंकि आपको तो काफी गैप आ गया था। जी जी। क्योंकि फील्ड से आप बिल्कुल आउट ऑफ द फील्ड हो गए थे। बिल्कुल जी। तो उन्होंने मुझे पता नहीं कहाँ से देखा था, एक्सप्लोर किया, जैसे बोलते हैं अंदर से एक्सप्लोर किया, और वो बहुत बड़ा चैलेंज लिया उन्होंने कि मेरे लिए खुसूसी दूल्हे चिच्चा स्क्रिप्ट तैयार की, और ये काबिल समझा कि मैं वो रोल बखूबी निभा सकता हूँ, जिनको मैं शुक्रिया कहता हूँ रफू चक्कर एंटरटेनर ग्रुप को, जिसकी बानी है रफ़िया सुल्ताना मैडम। आपने क्रिकेट से अपने करियर को यहाँ पे ख़त्म किया, फिर आप यूट्यूब की दुनिया से जुड़ गए, वो किस तरह हमें बताएं। कई बार है कहाँ जा रहे कितना रेडी होके? मैं मोता में जा रहा हूँ, वो तुम्हारे पापा का इंतकाल हो गया। क्या हुआ, पागल पागल हो गए क्या? जब देखो हमारे घर वालों के पीछे पड़े हुए रहते हैं। तुम्हारा मालूम मैं ये टाइम पे ऑफिस को जाता हूँ, फिर कहाँ जा रहे हैं कैसा पूछ रहे तुम? ये लॉकडाउन हुआ था जी। लॉकडाउन के टाइम सब घर में रह रहे थे हम लोग, बाहर नहीं निकल सकते थे। तो हम लोग एक दोस्त के घर थे, खायम भाई बोल के दोस्त है मेरे, उनके घर पे हम लोग बैठते थे जी। रात में हंसी मजाक चलता था। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी आप मैगी वाइन्स चैनल का नाम रखे, मैगी वाइन्स क्यों? हम लोग जब रात में बैठ के मस्खरापना ऐसी जोक्स करते थे, तो उन मैगी, मेरे एक दोस्त है मैगी अच्छा बनाते थे उन्होंने। अच्छा। तो वो मैगी खाते खाते हम लोग फुल मस्खरापना चलता था। तो वहाँ से हम लोग बोले कि भाई अपन इसको वीडियोस में कन्वर्ट करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई यूट्यूब की मेरी। तो सबसे पहले तो आपने जो वीडियोस बनाया है, मुझे जो याद आता है आपने मियाँ बीवी के मुताल्लिक वीडियोस की शुरुआत की थी। जी हाँ। वो किससे इंस्पायर होकर आपने मियाँ बीवी के वीडियोस बनाना शुरू किया, उस बारे में ज़रूर बताएं। मेरी एक दोस्त थी फिजा। अच्छा। उन्हें बैंगलोर के थे। अच्छा। तो उनका एक्सेंट भी बैंगलोरी है। अच्छा। तो मेरे को आया इसी ख्याल के हैदराबादी हस्बैंड बैंगलोरी वाइफ। अच्छा। तो इस पे मतलब वर्कआउट करेंगे बोल के इस पे वीडियोस बनाए, फिर अच्छा लोग पसंद भी करे वीडियोस वो। फिर फिजा दुबई चले गए। अच्छा। फिर वहाँ से स्टॉप कर दिया था मैं। फिर टीम भी मेरी, जब भी हम लोग प्लान करते भाई वीडियोस बनाएंगे, तो कोई भी टाइम पे नहीं आते। अगर मैं घर को जाके उठाना, फोन आ करना, मैं थक गया था ये चीज़ों से। मैं बोला भाई अब ये तो मुश्किल दिख रहा है मेरे को टीम को लेके चलना। रोडीज में जाना, फिर वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, और उसके लिए किस तरह आपने स्ट्रगल किया या फिर वहाँ तक किस तरह पहुँची, उस बारे में बताएं। ठीक है। तो हुआ ये कि जाने भाई, ऐसा रहता ना लोगों को कि बचपन से मेरे को ये टीवी में जाना है, शो में जाना है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। तो ऐसे ही बस सिंपल लाइफ चल रही थी, पढ़ाई चल रही थी, जॉब चल रहा था। फिर मैं ऐसे ही मुझे लगा कि चलो कुछ एंटरटेनमेंट लाते हैं लाइफ में, कुछ करते हैं, ये तो नॉर्मल लाइफ है, सबका जॉब चलता, सबकी पढ़ाई चलती। फिर ऐसे ही मैंने बैठे बैठे सोचा कि कौन से रियलिटी शोज चल रहे हैं इंडिया में, और अभी मैं जैसे एक कॉमनर थी, तो कॉमनर्स कैसे कौन से रियलिटी शोज में जा सकते हैं, मैं ये देख रही थी। और मुझे रोडीज दिखाई दिया। तो उस टाइम पे रोडीज के ऑडिशंस भी स्टार्ट होने वाले थे, तो मैंने सारी उसके बारे में क्या बोलते हैं डिटेल्स निकाली, सारा सोशल मीडिया पेज पे जाके, गूगल पे जाके कि कैसे जाना है रोडीज में, कैसे अप्लाई करना है। तो मुझे मिलते गया एक के बाद एक स्टेप्स, अप्लाई ऐसे करना, ऐसे जाके ऑडिशंस में जाना। एक टाइम में एक एक सिटी में 10-15 हज़ार लोग ऑडिशंस में जाते। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। फिर वहाँ पे क्या है, रोडीज में जाने से पहले मैंने एक वो किया था,
एक लिंक था जहाँ से अपने को एक रहता प्रिविलेज पास, मतलब एक लोग पास प्रोवाइड करते जिससे अपने को लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं पड़ती ऑडिशंस के, ठीक है। तो मैं वो पास के लिए अप्लाई करी थी और फॉर्चुनेट मेरे को मिल गया वो पास, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक बहुत आसानी हो गई थी। तो वो लोग का कॉल आया फिर ओडीज वालों से। मैंने अप्लाई कैसे किया, मतलब एक वीडियो भेजना होता अपना 3 मिनट में, अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो। तो मैं फुल हैदराबादी में अच्छे से बात करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करके वीडियो बना के भेजी और उन लोगों को पसंद आ गया। उन लोगों ने मेरे को कॉल करके बोला कि आपको प्रिविलेज पास मिल रहा, आपको लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं है, आप इंटरेस्टेड है तो आप डायरेक्टली जाके ऑडिशंस दे सकते हैं। ओके। तो ये एक मेरे को प्लस पॉइंट मिल गया था। मैं बोली ठीक है, सही है। फिर गई, मैं पुणे गई थी रोडीज के ऑडिशंस के लिए। अच्छा। हाँ, तो गई, लाइन में बिना ठहरे मेरे को डायरेक्ट एंट्री हो गई थी। आप जो टीवी पे ऑडिशंस देखे होंगे ना मेरा रोडीज का, जी। वो फर्स्ट ऑडिशन नहीं रहता, उससे पहले भी 3 राउंड होते। आप एक्चुअली करना क्या चाहती हैं? मेरे को कराटे सीखना था, किक बॉक्सिंग सीखना था, बट डैड अलाउ नहीं करता। हमारे पास एक एक्सपर्ट है, आपको 2-3 चीजें सिखाएंगे। स्ट्रेट होल्ड। हाँ, यू आर एक्चुअली किकिंग मी। तो ये जो पास मेरे को मिला था ना, वो था सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए, एंट्री के लिए। एंट्री में आपको लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑडिशन, फर्स्ट जो होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन। अच्छा। अब जो 20-15 हजार लोग ठहरे होते हैं ना लाइन में, वो सारे लोगों का एक 20-20 लोग का ग्रुप बना के ग्रुप डिस्कशन करते। तो ग्रुप डिस्कशन में मैं डायरेक्ट चले गई, समझिए, मेरे को लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं पड़ी। माशाल्लाह वहाँ पे मैं अच्छे से परफॉर्म करी। वहाँ पे जो भी जजेस थे, जो प्रोडक्शन टीम थी, वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे मेरे बात करने के तरीके से और मेरा ड्रेसिंग सेंस। तो सेलेक्ट हो गई मैं। नहीं, एक्चुअली देखिए फरदीन, आपका नाम तो फरदीन है, मोहम्मद फरदीन, लेकिन धारकारी के नाम से आप जाने जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और धारकारी के माने आप जानते हैं या नहीं? धारकारी के माने बोले तो लाइक मेरे को जो आइडिया है ये चीज में, पहले मैं क्रिकेट फील्ड का था, तो क्या सुनने में आता था बोले तो बड़े बड़े धारू प्लेयर आने वाले हैं, वो तो लाइक एक्सपर्ट जो बड़े हैं, जो चीज में जो क्या बोलते हैं माहिर है, उन लोगों को धारकारी बोला जाता। तो वही हिसाब में रखा मैं ये चीज को। दक्षिणी स्टाइल। धारकारी। तो आप ये चीज में मैं माहिर, लाइक मैं तोप हूँ, वो हिसाब का। यानी मतलब आप रैप की दुनिया में धारकारी हैं? धारकारी हूँ, रैप की दुनिया का धारकारी हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, तो यही वजह है कि आपने धारकारी अपने पेज का नाम रख लिया। जी। उसके बाद फिर व्यूज भी बढ़ गए और फिर देखने वाले भी बहुत ज्यादा, आपके फैंस फॉलोइंग में बहुत इजाफा हुआ। क्रेजी हाउ एग्जैक्टली। अच्छा, जो गाना था शुरुआत में, वो क्या था, उस बारे में जरूर बताएं। वो गाना साउंड कैसा करता था बोले तो गा के सुनाऊं मैं? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा। वो गाना साउंड कैसा करता था बोले तो हुक, हैदराबादी है बड़ी बात नहीं करते हम, जो करा बड़ी बात कर देते दफन। हैदराबादी है बड़ी बात नहीं करते हम, जो करा बड़ी बात कर देते दफन। ऐसा हुक लाइन ऐसी थी वो गाना। ओके, राइट। तो वहां से शुरुआत हुई। जी। फतर नाम पे आने से पहले ले लेना जानकारी, डीएम पे डीएम, इंस्टा में पट्टी जानकारी। अरे तुरे नहीं चलता, इज्जत से बात करना, हैदराबाद है ये, यहाँ पे हर एक जना धारकारी। तो क्या आइंदा चलकर हैदराबादी इंडस्ट्री में फिल्में बन पाएंगी या नहीं? देखिए, पहले क्या होता था, देखिए जब आप ₹1 इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रोड्यूसर रहने दो, रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके इन्वेस्ट करता। जी। भले ₹1 लगाओ 8 आने आए, चलो नो प्रॉब्लम, हम अपने लोगों को सपोर्ट करें, अपने देखे एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करें। मैं एक फिल्म का प्रोड्यूसर हूं, मैं एक फिल्म का डायरेक्टर हूं, ये सब चलता। पहले रिटर्न्स थे हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री को। जब से ये डिजिटल आया ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जी। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है। जब ये डिजिटल दुनिया आ गई तो हैदराबादी इंडस्ट्री शटडाउन पे आ गई। वाई? बिकॉज अपने पास सैटेलाइट बिजनेस है नहीं मूवी का। जैसे तेलुगु मूवीज, हिंदी, अदर लैंग्वेजेस में सैटेलाइट चले जाती, चैनल वाला खरीद लेता, इतने पैसे भाई फिल्म टेलीकास्ट करने बोल के। अपनी हैदराबादी लिमिटेड ऑडियंस है, तो अपने को बिजनेस सिर्फ सीडी डीवीडी राइट्स थे। वो पीरियड में 50-50 हजार सीडी डीवीडी भी बिके। एक फिल्म को एक फिक्स्ड अमाउंट था। हिट फ्लॉप तो हर जगह लगे हुआ है। अपने पूरे ने हैदराबाद की कोशिश करे, चलना नहीं चलना नसीब की बात रहती। अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बाद भी कभी नहीं चलता। कभी एक गाने से हिट हो जाती,
कभी एक डायलॉग से हिट हो जाती। तो ये चमत्कार है, कब चमकता नहीं मालूम। तो जब सीडी डीवीडी का जमाना था, रिटर्न्स थे भाई, एक फिक्स्ड इनकम, सीडी डीवीडी से इतने आते। जैसा डिजिटल आ गया, जब आप एक फॉर एग्जांपल एक 70-80 लाख की फिल्म बन रही, 50 लाख अपने को सीडी डीवीडी राइट से आ रहे हैं, यूट्यूब में 50 लाख आते आपको वो फिल्म से, सवाल ही नहीं है। इसलिए कोलैप्स हो गई। जब रिटर्न नहीं है तो फिल्म कहां से बनेगी? मौसीकी की तालीम तो आप हासिल कर रहे थे, और फिर उस पीरियड में आपने जो परफॉर्म किया, यानी 11 साल की उम्र में, तो ये जो ख्वाली का फ़न है, क्योंकि जो सुर होते हैं काफ़ी ऊंचे सुर से आपको गाना पड़ता था जी हाँ। आपका फिर गला उस तरह का तैयार होना चाहिए था, तो वो किस तरह आपने मैनेज किया, उस बारे में बताएं। बचपन से ही अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि ब्लड बाय ब्लड आया था मुझे। जी बिल्कुल, आपके वालिद साहब। जी हाँ, वालिद साहब से बाय ब्लड आया है। और बचपन से अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह के गाने को तो हर कोई गाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह गाने को समझने की तौफीक अल्लाह ताला अता किया। ये बहुत बड़ी बात है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे गाने की समझ अता की। और उसके बाद से जैसा जैसा गाना है वैसा वैसा सुर और स्केल वैसा वैसा गाते हुए आया हूँ मैं। अब जैसे कि मिसलन गुलाम अली साहब को गाते हैं हम, बिल्कुल। अब गज़ल अपने हिसाब में है और ख़वाली अपने हिसाब में है। अब गुलाम अली खान साहब को हम जितना हो सके बेस के सुर इस्तेमाल होते हैं। उसका एक सैंपल बताना चाहूँगा मैं। बिल्कुल बताइए। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, मेरी रुसवाई में वो भी है बराबर के शरीक, मेरी रुसवाई में वो भी बराबर के शरीक, मेरे किस्से मेरे यारों को सुनाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या बहुत जबरदस्त। दोस्तों, हैदराबादी सितारे का खुसूसी एपिसोड जश्न ईद में आज के लिए इतना ही। वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूं कि हम सबको माह रमजान के रोजे रखने और ईद उल फित्र का दिन अता किया। आप सभी दोस्तों को सियासत टीवी की पूरी टीम की जानिब से ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबाद। आपके अपने दोस्त केवी जानी, जुफी मिर्जा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।